नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है सुरेश कुमार जी ने। सुरेश कुमार जी, आप ने बताया कि आप जालंधर के रहने वाले हैं, 42 साल की उम्र है। कुछ फंड्स में आप एसआईपी कर रहे हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड। इन सब फंड्स में आपकी एसआईपी चल रही है। अब तक 1,85,000 रुपये इकट्ठा हो चुके हैं और जानना चाहते हैं कि 15 से 20 साल में कितनी रकम जुटाई जा सकती है। साथ ही आपको लमसम पैसा भी इन्वेस्ट करना है। आप चाहते हैं कि आप स्मॉल कैप फंड में करें ताकि बेहतर रिटर्न्स मिल सकें। और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको कोटक और एचडीएफसी के फंड से निकल जाना चाहिए। कोटक का आपके पास में इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। तो मेरे हिसाब से आपको इन फंड से निकलने की ज़रूरत नहीं है। 9,700 रुपये की एसआईपी और करना चाहते हैं आप, और आप 1 से 2 स्मॉल कैप फंड के नाम जानना चाहते हैं। टारगेट है आपका 2 से 2.5 करोड़ का। पहली बात तो ये है कि आप हालांकि बहुत लंबे समय की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्योंकि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से देखिए, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हर तरह के मार्केट कैप की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो पिछले कुछ समय में यदि आपने देखा कि स्मॉल कैप ने अच्छे रिटर्न्स दिए, उसमें तेजी रही, तो उसको देखते हुए आप शायद स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। मेरी राय ये होगी कि इस वक्त पर आपको लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करना चाहिए और बाद में आप स्मॉल कैप में स्विच कर सकते हैं। इस वक्त स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। ऐसे में यदि आप फ्लेक्सी कैप फंड में करेंगे या लार्ज कैप फंड में करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। और जहां तक आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो आपके पोर्टफोलियो में हैं उनका सवाल है, तो सभी स्कीम्स अच्छी हैं, उनमें एसआईपी कंटिन्यू की जा सकती है। और अभी जो आप पैसा बढ़ाना चाहते हैं वो भी मेरे हिसाब से आप इन एग्जिस्टिंग स्कीम में बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में एसआईपी शुरू करने की सलाह दूंगा। और साथ ही आपके पास में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड तो है ही, स्मॉल कैप आपके पास में है, लार्ज कैप भी है। आप एक मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं और मल्टी कैप के लिए आप कोटक मल्टी कैप फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड को चुन सकते हैं। आप जो 9,700 रुपये निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के जरिए, तो 5,000 की एसआईपी आप मल्टी कैप फंड में कर सकते हैं और बाकी जो है उससे आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, इन फंड्स में टॉपअप कर सकते हैं। और जहां तक लमसम का सवाल है, आप 3 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर भी यदि आपका नज़रिया बहुत लंबा है, आप 15-20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो अगेन आप स्टैगर्ड मैनर में एसटीपी के जरिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और साथ ही एक मल्टी कैप फंड जैसे मैंने नाम बताया, इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। एक साथ लमसम मत कीजिए, आप एसटीपी कर लीजिए 4 से 6 महीने की, और इस तरह से उन पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपका नज़रिया 4 से 5 साल का हो तो मेरे हिसाब से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए सूटेबल रहेंगे। और जहाँ तक टारगेट का सवाल है, आप कह रहे हैं कि 2 से 2.5 करोड़ रुपया आपको इकट्ठा करना है और 15 से 20 साल का टाइम है, तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप अभी 10,300 रुपये पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, 9,700 रुपये की एसआईपी और ऐड करना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर 20,000 पर मंथ की एसआईपी हो जाएगी। लमसम में ऑलरेडी आपके पास 1,85,000 रुपीज़ इकट्ठा हो चुके हैं और 3 लाख रुपए आप और ऐड करना चाहते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि टोटल 4,85,000 रुपीज़ लमसम में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो यदि हम 12% के CAGR पर कैलकुलेट करते हैं तो 20 साल के बाद आपके पास करीब 2,30,75,000 रुपये इकट्ठा हो सकता है। अब वैसे तो आप 2-2.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हम बात करें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की, तो यदि 6% की महंगाई दर भी मानकर चलें तो आज से 20 साल के बाद 2,30,75,000 रुपये जो मैंने बताया कि इकट्ठा हो सकता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो जानकर आप चौंक जाएंगे। वो होगी आज के करीब 72 लाख के आसपास। तो इसके लिए आपको 2-2.5 करोड़ नहीं बल्कि
और बड़े अमाउंट के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। और ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 20 साल की। ये मैंने जो कैलकुलेशन की 20 साल के लिए की, 20 साल में उम्मीद है कि हर साल आपकी इनकम बढ़ेगी। और इनकम के हिसाब से यदि आप स्टेप अप करें, हम मान लेते हैं कि 10% से आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल बढ़ाते रहेंगे, तो 20 साल में जहां आपके पास 2 करोड़ 30 लाख रुपया लगभग इकट्ठा हो रहा था, वहीं आपके पास करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपया इकट्ठा हो सकता है। तो इसके लिए आप स्टेप अप जरूर करें, ये आपके लिए सलाह है। तो स्मॉल कैप फंड्स के नाम मैं इस वक्त नहीं बता रहा हूं आपको, वो बाद में जब सही वक्त होगा तब आप स्विच करें और तब आप मुझसे जान सकते हैं। इस वक्त के लिए जो स्कीम आपके पास है ये अच्छी है, और साथ ही मल्टी कैप फंड ऐड करने की मैंने आपको सलाह दी है, उस पर आप विचार कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अक्षय शिंदे ने। अक्षय जी, आपने बताया कि आपने एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, यानी कि एक स्मॉल कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक फंड आपको ऐड करना है। स्मॉल कैप फंड ऐड करना सही रहेगा या मिड स्मॉल 400 मोमेंटम 100 या मिड कैप 150 मोमेंटम? देखिए, ये मोमेंटम जो है ये एक बेसिकली फैक्टर है, तो मेरे हिसाब से आप फैक्टर इन्वेस्टिंग को स्किप कर सकते हैं। इसके बजाय आप यदि एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें तो बेहतर रहेगा। आपने कहा है कि 10 साल से अधिक अवधि का आपका नज़रिया है, तो ऐसे में क्योंकि आपके पास वैसे तो लार्ज एंड मिड कैप फंड है पर अलग से मिड कैप फंड नहीं है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। अगला सवाल मैं जो ले रहा हूँ ये पूछा है शिल्पी बर्मन ने। शिल्पी जी, आपने बताया कि आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हैं और 4 फंड्स आपने चुने हैं, और आप कह रहे हैं कि पहले 3 साल में जो आपको पैसा चाहिए उसके लिए आप अलग से FD कर देंगी, और म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश होगा वो 3 साल के बाद SWP के जरिए आप विड्रॉ करना चाहेंगी। तो यानी कि जो फंड अभी इन्वेस्ट किया जाएगा वो 3 साल इन्वेस्टेड रहेगा और उसके बाद ही उसमें से SWP शुरू होगी। ये अच्छी स्ट्रेटजी है। जो फंड चुने हैं आपने वो हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड और व्हाइट ओक मल्टी असेट फंड। मैं आपको बता दूं, कैटेगरी वाइज तो आपने डेफिनेटली हाइब्रिड कैटेगरी चुनी है, लेकिन विद इन दोज कैटेगरीज जो फंड चुने गए हैं ये थोड़े से अग्रेसिव हैं। जैसे कि यदि हम बात करें एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो ये एक प्रो सिक्लिकल फंड है, और इसी तरह से HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड भी जो है ये भी एक अग्रेसिव फंड है इस कैटेगरी में। तो मेरे हिसाब से यदि आप एक फंड थोड़ा अग्रेसिव लें और थोड़ा सा दूसरा फंड जो है वो डिफरेंट स्टाइल वाला लें तो ये बेहतर रहेगा। उदाहरण के तौर पर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक काउंटर सिक्लिकल फंड है, और एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड एक प्रो सिक्लिकल है। तो यदि आप ये कॉम्बिनेशन रखेंगी तो ये बेहतर होगा। ये HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ आप ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसिडर कर सकती हैं। साथ ही जहां तक मल्टी असेट एलोकेशन फंड का सवाल है, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी असेट एलोकेशन फंड का इक्विटी में एलोकेशन किसी भी वक्त पर मिनिमम 65% रहेगा। तो यानी कि इस कैटेगरी में ये भी एक अग्रेसिव फंड है। जबकि व्हाइट ओक मल्टी असेट एलोकेशन फंड की बात की जाए तो यहां पर इस फंड के टोटल असेट का 40% to 60% ही इक्विटी में एलोकेट होगा। आपने जो फंड चुने हैं सभी अच्छे हैं, लेकिन यदि आप पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कम अग्रेसिव बनाना चाहती हैं तो ऐसे में आप चाहे तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड दोनों को रख सकती हैं, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड को ICICI प्रूडेंशियल असेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड के साथ रिप्लेस कर सकती हैं। यानी कि ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की जगह पर आप ICICI प्रूडेंशियल असेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड चुन सकती हैं। अगला सवाल लेते हैं और ये पूछा है मंगलेश मीना ने। मीना जी, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 की SIP है आपकी,
क्वांट स्मॉल कैप में 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000, SBI कॉन्ट्रा फंड में 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1000, क्वांट मल्टी एसेट में 1000, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 1000, कोटक मल्टी कैप में 1000, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 1000, JM फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 और नावी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 1000। फंड्स तो सभी अच्छे हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा फंड्स रख लिए अपने पोर्टफोलियो में। मेरी राय यह है कि फंड्स कम करने चाहिए। वैसे आपका निवेश स्मॉल कैप में भी है, फ्लेक्सी कैप है, आपके पास में लार्ज कैप भी है। डायरेक्टली मतलब जो नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है वो एक लार्ज कैप फंड है, और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड भी है, मल्टी एसेट फंड भी है। फंड सभी अच्छे हैं, एलोकेशन भी ठीक है। यदि आपका नज़रिया लंबी अवधि का, जैसा आपने कहा है 10 साल का नज़रिया है, तो इन फंड्स के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अभी वैल्यू 2 लाख की हो चुकी है, ऐसा आपने बताया है। और क्या साथ में आपका है 10 लाख रुपया अलग से स्टॉक में भी आपका, ओके, और 10 साल में 1 करोड़ रुपया आपको जुटाने हैं। तो यदि मैं मान के चलूँ कि 10 लाख रुपया जो स्टॉक्स में है और 2 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में, 12 लाख रुपया पकड़ लेते हैं, और पूरे पोर्टफोलियो में मान के चलते हैं कि आपको 12% का रिटर्न यानी कि 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आपको मिलेगी। तो ऐसे में 10 साल में कितना पैसा बन सकता है? तो 12 लाख रुपया अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12,000 की SIP, 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये मैंने एज्यूम किया है। तो आपका टोटल पैसा जो है वो बन जाएगा करीब 64 लाख रुपए। आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए का। तो यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं, तब भी आपके पास करीब 76 लाख रुपये इकट्ठा हो पाएंगे। तो आपको SIP अमाउंट और बढ़ाना होगा। इस वक्त पर जो 12,000 रुपये महीने की SIP है, उसे बढ़ाकर आप कर दें 20,000 रुपया महीना, और साथ में जैसे मैंने कहा 10% से हर साल स्टेप अप करें, तब 12% के हिसाब से 10 साल में आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है प्रदीप जी ने। प्रदीप जी अब जानना चाहते हैं कि 30 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करके आप कैसे 20 से 30,000 रुपया हर महीना पा सकते हैं। तो इसके लिए आप इन पैसों को फिलहाल इन्वेस्ट कीजिए, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद, कम से कम 1 साल का समय तो होना चाहिए, उसके बाद आप SWP के जरिए एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 20,000 रुपया विड्रॉ करेंगे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि यदि आप 30,000 रुपया करते हैं तो इसका मतलब अगर पैसे पे ग्रोथ कम होती है और आपका विड्रॉल ज़्यादा है तो रिस्क बढ़ जाता है। उसमें फिर जो आपका कैपिटल है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो भी विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि शुरुआती दौर में यदि आप 0.5% का ही विड्रॉल रखें तो ये बेहतर है। यानी कि यदि आप 30 लाख रुपए अभी इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, और हम मानकर चलें कि वो 10% से बढ़ जाएगा, तो 1 साल के बाद आपके पास 33 लाख रुपीज़ हो जाएंगे। और 33 लाख के सामने यदि आप 0.5% विड्रॉ करते हैं हर महीना, तो वो होता है 16,500 रुपया। तो 16,500 रुपया विड्रॉ करें। यदि 20,000 करना चाहते हैं तो 20,000 भी कर सकते हैं, लेकिन जितना शुरुआत में कम रखेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो पैसा है, जब ग्रोथ होती है, वो और ज़्यादा होगी। और फ्यूचर में यदि आप जो विड्रॉल अमाउंट है उसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी आसानी होगी। तो इस वक्त जो पैसा आपके पास है, इसे आप कुछ हाइब्रिड फंड जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, निपॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, साथ ही व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट फंड, इस तरह के फंड्स में आप इसे इन्वेस्ट कर दें। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 1 साल के बाद आप SWP के जरिए पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। तो जो 30 लाख रुपए आपको इस वक्त इन्वेस्ट करने हैं, उसके लिए कुछ फंड्स के नाम मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, और महिंद्रा मैन्युलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, SBI बैलेंस एडवांटेज फंड। तो बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में ही आप 3 से 4 फंड्स में इस पैसे को इन्वेस्ट कर लीजिए, और उसके बाद कम से कम 1 साल के बाद या उसके बाद आप SWP करना शुरू कर सकते हैं। अगले 1 साल के लिए आप कोई यदि ज़रूरत है सिस्टमेटिक विड्रॉल की या रेगुलर कैश फ्लो की, तो इन फंड से विड्रॉ करने की बजाय आप 1 साल के लिए जितनी ज़रूरत है उतना पैसा अपने पास अलग से रख सकते हैं।
तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।